ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, वो इक्वेशंस हम इस क्लास में उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का इक्वेशन आया था रो इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोड। टी हमारा था फाइनल टेम्परेचर, टी नोड इज इनिशियल टेम्परेचर, रो नोड इनिशियल रेजिस्टिविटी इस टेम्परेचर पे, और रो था हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल टी टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पे। और यहाँ से हमने अल्फा निकाला था, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू लो होती है 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस तक वेरी करते हैं। तो ये इक्वल टू आया था डी रो बाई डी टी अपॉन रो नोट। डी रो बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर, राइट। तो ऐसे यूनिट अगर हम इसकी निकालना है यूनिट, तो देखो डी रो रेजिस्टिविटी है चेंज अपॉन रेजिस्टिविटी, तो इसकी यूनिट तो कैंसिल आउट होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर तो 1 अपॉन में ये नीचे आ जाए टेम्परेचर, तो यूनिट होगी इसकी पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो इसमें जो इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक बार दिया होता है आइस पॉइंट। आइस पॉइंट जो होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रॉब्लम पर्सेस। जो आने वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर या फिर आइस पॉइंट अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम पॉइंट जो होता है हमारा, स्टीम वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है उसमें ऐसे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस। एक आध बार हमें क्या प्रॉब्लम ऐसे आते हैं उसमें हमें रेजिस्टिविटी की जगह क्या है रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या हमारा, तो रेजिस्टेंस हमारा होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो फॉर गिवन मटेरियल हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है इसी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी एल बाई ए से मल्टीप्लाई। तो रो एल बाई ए हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो रो एल बाई ए हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो नोड एल बाई ए हो गया रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट एनी इनिशियल टेम्परेचर आर नोड, और 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर तो हमारे हुए रहेंगे टी माइनस टी नोड। तो सिंपल है, कुछ इसमें हमें नया नहीं करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान देंगे, सिमिलर है ठीक ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो जैसे वो इक्वेशन था वैसे ही हमारा ये इक्वेशन हो गया। तो वो जहां जहां रो था वहां आर में लिख दिया और बाय मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन एल बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया आर के टर्म्स में, ये हो गया हमारा रो के टर्म्स में। अब देखो जरा इस वाले प्रॉब्लम में जो आने वाले जो प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे, उसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम्स आते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लंबी चौड़ी होती है, तो हो जाता है कैलकुलेशन, ऐसी बात नहीं है। तो मान लो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगे हमें, उसमें कुछ हमें ऐसे करना है कि अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे इफ जो इनिशियल टेम्परेचर मैंने बोल दिया, इनिशियल टेम्परेचर टी नोट इक्वल टू बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस, टी नोट 0 हो गया, और जो फाइनल है हमारा वो टी ही हम लेते हैं, मतलब टी इक्वल टू टी है, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, आर वाला इक्वेशन में लिखता हूँ। तो ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा आर इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। टी नोड हमारा हो गया 0, और जो टी एफ था फाइनल टेम्परेचर मैंने टी ही रखा हुआ है, तो आर नोड 1 प्लस अल्फा ये हो गया 0, तो 1 प्लस अल्फा टी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इस टी टेम्परेचर पे है, तो ये रेजिस्टेंस मैं आर टी इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा टी लिख देता हूँ। इसको 0 मत कर देना, ठीक है। आर नोड इनिशियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो किसी भी मटेरियल का 0 होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये तो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। कोई भी अगर हमारे पास नेचर में मटेरियल है, एग्जिस्ट होता है नेचर में, तो इसका मतलब उसके पास अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो कभी 0 नहीं होता, ठीक है। तो टी नोट पे हमने आर नोट रेजिस्टेंस माना हुआ, और टी डिग्री पे हमने मान लिया कि आर टी रेजिस्टेंस है, तो आर टी से दिखा देंगे टी टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है। तो तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना, उसमें अपने आप से इमेजिन कर लेना कि जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 0 है, उस हिसाब से हम कुछ इक्वेशंस हमसे बना सकते हैं। अगर इमेजिन नहीं भी करना तो भी हम इस तरीके से हम ये वो कर सकते हैं। तो मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा किस तरह से। मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास एक मटेरियल है लाइक दिस, एक कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। इसका मुझे बोला गया है कि कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पे
25 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। और कुछ इसका 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हो गया कुछ 7 ओम, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हो गया 5 ओम और 30 डिग्री सेल्सियस पे हो गया 7 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो कि मुझे इस इक्वेशन में इसका मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा अक्सर वैसे हमें गिवन होता है, तो मान लेते हैं कि मुझे 3 डिग्री नहीं, इसका ये टेम्परेचर ही निकालना है। तो मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हो गया इसका 5 ओम। अल्फा हमें कुछ भी इसका गिवन हो, अभी मैं अल्फा ही इसका मान लेता हूँ, अल्फा हमें गिवन है। और मुझे निकालना है कि बताओ इसका ये टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे, इस टी टेम्परेचर पे मुझे निकालना है इसे कि अगर उसका रेजिस्टेंस 7 ओम हो जाए तो बताओ टी टेम्परेचर क्या है। तो मैं इमेजिन कर लूंगा कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था हमारा 0, ठीक है। तो इसे 0 के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारा ये बनता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ये इमेजिन कर लूँ, पहले था 0 तो टेम्परेचर, और जब 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो हमारा हो गया R 25 पे इज इक्वल टू R नोट, इनिशियल टेम्परेचर होगा कुछ तो R नोट 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर कितना है 25, ठीक है। टेम्परेचर 25 ऐसे मैंने मान लिया। अगर टेम्परेचर कुछ T हो गया कि पहले था 0, अब इस टेम्परेचर पे T पे इनिशियल टेम्परेचर हमारा वही होगा R नोट 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर T, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमें RT और R25 ये हमें गिवन है। तो R25 हमें दिया हुआ है 5 ओम और ये RT है वो मुझे दिया हुआ है RT वो इक्वल टू दिया हुआ है 7 ओम। तो ये मुझे दिया हुआ है RT और ये दिया हुआ है मुझे R25। तो जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा रेशियो तो R नोट उड़ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा R25 अपॉन RT इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा 25 अपॉन 1 प्लस अल्फा T, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आंसर हमारा निकल गया। R25 की वैल्यू रखेंगे 5 और RT की वैल्यू 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अल्फा भी हमें गिवन होता है और फिर हमें निकल के आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हो तो ऐसे ध्यान रखना कि R1 अपॉन R2 जब भी हम ऐसे रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल टू R नोट हमेशा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये जो टेम्परेचर दिया होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो एक तरह से इनिशियल हम मान सकते हैं, तो हम एक अपने आप से एक इनिशियल बना लेंगे स्टैंडर्ड के लिए, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे इस फॉर्म में कि पहले हो सकता है कि 0 होगा तो उसमें रेजिस्टेंस R नोट होगा, रेजिस्टेंस 0 होता नहीं। तो जब 0 से आएगा जब 25 पे तो इतना रेजिस्टेंस हो गया तो उसकी इक्वेशन बना ली। तो अगर 0 था पहले और अगर T टेम्परेचर एट टेम्परेचर T पे इतना हो गया रेजिस्टेंस तो उसकी इक्वेशन बना ली, फिर हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो ऐसे हमें आसानी पड़ जाती है। तो R1 बाई R2 हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये होता है 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। R2 T2 टेम्परेचर, तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। अगेन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो यही है कुछ, अब जितने भी न्यूमेरिकल है वो तुम कर लोगे, ठीक है। एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया होगा आइस पर एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लिया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल होगा हमारे एनसीईआरटी में प्लेटिनम थर्मोमीटर, ठीक है। प्लेटिनम थर्मोमीटर नाम से प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर नाम होता है। तो उसमें बोला गया कि जब हमारा आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R नोट एक तरीके से, है ना। आइस पॉइंट हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपने आप से हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो उसमें दिया हुआ है R नोट की वैल्यू में दी हुई है एक तरह से 5 ओम दिया हुआ है ऐसे कुछ। फिर बोला गया कि स्टीम पॉइंट मैंने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस उसका रेजिस्टेंस हो गया कुछ। तो स्टीम पॉइंट पे मैं अपने आप से मानूंगा कि R1 रेजिस्टेंस हो गया वो स्टीम पॉइंट पे, उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कुछ भी गिवन हमें मान लेते हैं, चलो 10 ओम गिवन है, ठीक है। ऐसे अपने आप से मान लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद बोला कि एक हॉट बाथ है, तो इस थर्मामीटर को हमने उस हॉट बाथ में डाला,
ठीक है, एक बात होगा हॉट बात, उसमें डाला मैंने थर्मामीटर, ठीक है, हॉट बात, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया R2 कुछ हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो कि कुछ भी हो गया, मान लेता हूँ कि मैं 20 ओम हो गया, चलो भाई एकदम इंक्रीज हो गया हाई, चलो ठीक है, तो हो गया हमारा 20 ओम। तो मुझे उस हॉट बात का टेम्परेचर बताना है T2। तो इसने ऑलरेडी हमें इनिशियल दे ही दिया R नोड, और R नोड इसका यूज तो होना नहीं है कुछ, क्योंकि R नोड अपॉन R नोड होता है वो हमेशा वो हो जाता है कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हमें 0 डिग्री सेल्सियस उन्होंने दे ही दिया, ठीक है। तो हम जब इसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, तो R1 निकल के आएगा ऐसे, R1 इक्वल टू R नोड 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। ऐसे फिर इसका बनाएंगे भाई, इनिशियली इतना था 0 पे, फाइनल इतना, तो R2 इक्वल टू R नोड, फिर टेम्परेचर आएगा T2 वाला, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये दोबारा करें, तो इसमें दोबारा लगा देंगे R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 की वैल्यू, और R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 हमें निकालना है इस वाले। तो एक बार आप लोग देख लेंगे, वो एग्जांपल है क्या एनसीईआरटी में, इजी है, हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधे, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो इसमें अब और क्या हमें समझना है, ये हो गया हमारा ग्राफ, चमक गया बोर्ड हमारा। अब देखो हमें इसमें डिफरेंट ग्राफ्स बनाने हैं, ग्राफ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वाले में देखने में किस तरह से, तो सबसे पहले जो हमें ग्राफ बनाना है वो बोला गया है कि मैं ग्राफ बनाऊं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, इनके बीच में हमें ग्राफ। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कंडक्टर कॉपर के लिए ग्राफ, ठीक है। तो कॉपर लेते हैं, क्या होता है, ये हमारा कंडक्टर होता है, तो इसका ग्राफ जो होता है ये, तो ग्राफ में दो चीजें लेते हैं हम, वाई एक्सिस रो लिया और टेम्परेचर ले लिया मैंने यहाँ पे। तो एज वी नो कंडक्टर के केस में हमारा होता क्या है, कॉपर लिया हुआ मैंने, ठीक है, फॉर कॉपर उसके लिए बना। तो एज वी नो कंडक्टर के केस में क्या था हमारा कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बढ़ता इसमें, ठीक है। इसलिए देखो इनिशियली हर किसी के पास होता है थोड़ा बहुत, तो जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से मान लो है ये, तो जब टेम्परेचर हमारा 0 होता है तो कुछ ना कुछ मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है। तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ से, ये ऑलरेडी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है उसके पास, तो कुछ ये जब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है हमारा, ठीक है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अल्फा होता है हमारा, अल्फा वो होता है पॉजिटिव। अगर आप लोग इसका स्लोप निकालें तो स्लोप हम ऐसे जो कर्व होते हैं उसका स्लोप हम किस तरीके से निकालते हैं, हर एक इस पे ले लो, पॉइंट ले लो और यहाँ से टेंजेंट पास करो, तो टेंजेंट है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, एंगल एक्सेस के साथ इंक्रीज होगा उसका। तो अल्फा है कि हमारा पॉजिटिव होता है, बिकॉज अल्फा जो होता है रिलेशन में कराया था, अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा डी रो बाई डी टी अपॉन जो इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पे रो नोट अपॉन में रो नोट। तो ये जो है डी रो बाई डी टी एक तरह से हमारा स्लोप होता है ना, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्लोप की वैल्यू देता है। तो ये जो स्लोप है हमारा डी रो बाई डी टी, ये है कि हमारा इंक्रीज हो रहा है स्लोप, एंगल इंक्रीज हो रहा है एक्स के, स्लोप हम बनाते हैं टेंजेंट, टेंजेंट हर एक पॉइंट से धीरे टेंजेंट के हमारा एंगल इंक्रीज होगा, तो डी रो बाई डी टी इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि अल्फा हमारा होता है इस वाले ग्राफ में पॉजिटिव। तो फॉर एनी कंडक्टर अल्फा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होता है, फॉर एनी कंडक्टर अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज strongly depend on temperature. तो when we increase the temperature, resistivity increases because relaxation time decreases, ठीक है, वही जो हमने पहले किया था। तो एक बार आता है कि इस ग्राफ को एक्सप्लेन करो, पहले बोलते हैं कि ग्राफ बनाओ फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करो फॉर कंडक्टर। तो अल्फा होता है इसका पॉजिटिव,
ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है हाई, पॉजिटिव एंड हाई होती है फॉर कंडक्टर। हाई का मतलब ये नहीं कि एकदम 1000 में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब फॉर एनी मटेरियल इसका हाई होता है, हल्का सा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा हाई का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी हाई होगा बहुत, रेजिस्टिविटी स्ट्रॉन्गली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, तो बहुत इंक्रीज में बहुत तो टेम्परेचर के साथ बहुत स्पीड में इंक्रीज होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, फॉर कंडक्टर लाइक कॉपर, ठीक है। अब देखो हम जो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, फिर से हम कंडक्टर ही ले रहे हैं, लेकिन इस बार मैं ले रहा हूँ नाइक्रोम। तो नाइक्रोम हमारा होता है, क्या होता है, एलॉय होता है, ये एलॉय का बना होता है। तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे नाइक्रोम एलॉय का, तो ये हमारी उसी की कैटेगरी में आता है, कंडक्टर उसी की कैटेगरी में, उसी से मिलके बना होता है नाइक्रोम एलॉय। और जितने भी एलॉय हैं हमारे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो नाइक्रोम का बनाएंगे, तो अगेन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, तो इसका इंक्रीज ही होना है, बिकॉज ये उसी में आता है हमारा कंडक्टर, उसी के केस में। तो इसका जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है वो थोड़ा सा वेरिएशन अलग होता है, और वो जो वेरिएशन होता है हमारा, वो तुम लोग ध्यान रखोगे। इसका अगेन टेम्परेचर जीरो पे ऐसा तो है नहीं कि रेजिस्टिविटी जीरो होगा, हमेशा होता है कि हर मटेरियल का। तो इसका ग्राफ जीरो से ना होकर यहाँ से चलेगा इसकी तरह, इसका भी ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर जीरो से स्टार्ट किया तो गिनते जाएगा, बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो जीरो ये हो गया हमारा यहाँ से स्टार्ट, ये कुछ इनिशियल हो गया, इसका मान लो रो नोड, मान लो कुछ भी हुआ वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर पे, T0 पे कितना है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा, स्ट्रेट लाइन बना। तो देखो इस वाले ग्राफ में ये डिफरेंस है। अब देखो अब कुछ चीजें लिख लेते हैं हम यहाँ पे अल्फा हमारा इसका पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ जो इसका अल्फा होता है वो स्मॉल होता है। अल्फा स्मॉल होने का मतलब हुआ क्या, अल्फा जो अल्फा होता है हमारा वो क्या होता है, डी रो बाई डी टी अपॉन रो इनिशियल। तो ये तो फिक्स ही होता है, रो इनिशियल छोड़ो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो अल्फा प्लस होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू प्लस है, इसका मतलब कि अल्फा प्लस होने का मतलब, और वेरी स्मॉल होने का मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ही स्लो तरीके से वेरी होता है। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ एलॉयज, तो रेजिस्टिविटी उतनी बहुत हाई स्पीड में इंक्रीज नहीं होती, ऐसे इसकी तरह यहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर बहुत स्लो इंक्रीज होता है, स्लो ऐसे, और इस वाले में एकदम से ऐसे इंक्रीज हो रहा था, इस वाले में हाई स्पीड से। तो यहाँ पे स्ट्रांगली डिपेंड था, अल्फा प्लस में था पर हाई था अल्फा की वैल्यू, लेकिन इस वाले केस में अल्फा प्लस है लेकिन इसकी वैल्यू स्मॉल है। तो इट मीन्स कि रेजिस्टिविटी जो है हमारा, रेजिस्टिविटी इज वीकली डिपेंड ऑन, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे इस साइड, ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूँ। इन केस ऑफ alloy, अल्फा इज पॉजिटिव एंड very small, it means resistivity, it means variation of resistivity is weakly depend on, yes, weakly depend on temperature, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। that is why नाइक्रोम, ये एलॉय है, that is why नाइक्रोम या और भी जो एलॉयज है are used to make स्टैंडर्ड वायर। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हल्का चलने लग गया है मार्कर, स्टैंडर्ड वायर, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ उतना चेंज नहीं होता एलॉय के केस में, कि बहुत स्पीड में चेंज होगा उसका रेजिस्टेंस। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड होते हैं ना वायर, जहाँ पे हम बहुत कुछ ऐसे डिवाइस लगाते हैं कि उसका चांस होता है कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है हाई अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह हमारे हो गए, इसमें हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। तो जो वायर में जो करंट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर का फ्लो होता है, तो हमें जो उनके जो वायर्स बनाने पड़ते हैं वो स्टैंडर्ड हमें बनाने पड़ते हैं, नॉर्मल वायर नहीं होते। तो जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं वायर वो हम हमेशा एलॉय का बनाते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो चेंज होने पर उतना रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है।
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, तो वाई वी आर मेकिंग स्टैंडर्ड वायर ऑफ एलॉय बिकॉज इट हैज अल्फा इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वेरी स्मॉल होने का मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी बहुत ही वीकली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। तो ये हमारा हो गया हमारा नेक्रोम का। उसके बाद जो हमारा आता है ग्राफ वो आता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसका जो होता है हमारे पास ये रो हो गया, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर हमने पढ़ा था क्या कि इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, ठीक है, या रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ, ठीक है। इसको सही से बना देंगे, डिक्रीज होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा इस चीज का। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन तो इसका जो अल्फा होगा वो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। इसका अल्फा निगेटिव होता है, ठीक, क्योंकि इसका जब स्लोप निकालेंगे वो देखें तो इस तरफ हो रहा है बेंड, तो अल्फा इसका निगेटिव आता है हमारा, ठीक है। तो अल्फा निगेटिव का मतलब हुआ कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं अल्फा निगेटिव का मतलब, तो मैं लिखूंगा रो इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा, अल्फा नेगेटिव हो गया तो माइनस अल्फा डेल टी। तो ये नेगेटिव का मतलब दिखा रहा है कि वो मटेरियल सेमीकंडक्टर। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मान लो T माइनस टी नॉट, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने का मतलब है कि ये इंक्रीज होगा 1 माइनस, तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो रही है, सॉरी ये जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये हमारा इंक्रीज होगा, टी जब मैं बढ़ाऊं तो ये हमारा इंक्रीज, तो ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है वो, क्योंकि 1 माइनस है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो जो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर हमारा अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे और उसको ढंग से नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, स्टॉप करते हैं इसे।